वेलकम टू जूरिस क्रैक। जूरिस क्रैक में आज का हमारा सेशन है सीपीसी 1908, दैट इज द सिविल प्रोसीजर कोड। ऐसे डिफरेंट मिथ है कि ये क्या है, बोरिंग सब्जेक्ट है ना। लेकिन अगर आप इसे विद द लॉजिक प्लस एक सिस्टमेटिक मैनर में पढ़ें तो मुझे ये नहीं लगता है इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी कोई होगा। क्योंकि प्रोसीजर की जब बात करते हैं तो बहुत ही इंटरेस्ट ये हो जाता है, आसान भी लगने लगता है क्योंकि पूरा एक प्रोसीजर है जिसे बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा पूरा सीपीसी पढ़ने का, पूरे सब्जेक्ट को क्लियर करने का तरीका ये होगा कि इसके कंसेप्ट को पहले समझिए, फाउंडेशन को मजबूत करें। जब भी एक बिल्डिंग बनती है तो उसका फाउंडेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपने फाउंडेशन को सही ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से आपने फाउंडेशन दे दिया एज पर एज द गाइडलाइन ऑफ आर्किटेक्ट, है ना, या सिविल इंजीनियर, कैसे देना है, कैसे उस पर टाई बीम देना है, कैसे उसको जोड़ना है, कहाँ से कनेक्ट करना है, कितने एमएम की सरिया देना, टीएमटी देना है, अगर ये आपने कंसेप्ट कर लिया तो इस पर जितनी भी ऊंची इमारत आप उठा लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। तो इसका कंसेप्ट क्या है, ये सब कंसेप्ट अगर सीपीसी की यहाँ से बात करें तो इसमें कंसेप्ट आएगा ज्यूरिसडिक्शन का, इसमें कंसेप्ट आएगा क्या सब्सटेंसिव लॉ होता है, क्या नहीं होता है, क्या इंपॉर्टेंस है सीपीसी का, किस बेसिस पे खरा है, हमें बार बार देखना होगा। जैसे कि फेयर ट्रायल क्या होता है, कैसे हम किसी कॉस्ट को डिले कर सकते हैं। अगर हम बेसिक चीज़ों को समझ गए कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे है और उसका सॉल्यूशन सीपीसी कैसे देता है। सीपीसी 2 दिन में तो बन के आया नहीं, ओनली 2 डेज 2 ईयर। एक प्रोसीजर शुरू होता है 1858 में, लास्ट टाइम 1908, उसके बाद भी लगातार अमेंडमेंट आते रह गए। इतना दिन में जो डेवलपमेंट हुआ, ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ, इसको अगर हमने समझ लिया तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आसान हुआ। उसी टॉपिक में आज हम लोग फर्स्ट शुरू कर रहे हैं, ब्रांचेज ऑफ लॉ। ये कॉमन है सभी सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि हर एक जो हमारा एक्ट है, वो आईपीसी हो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, किसी ना किसी ब्रांच ऑफ लॉ में वो तो रहेगा ही, एग्जिस्ट करेगा। आज हम जानते हैं ब्रांचेज ऑफ लॉ। अब 2 ब्रांचेज ऑफ लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सटेंसिव लॉ एंड द सेकंड इज द प्रोसीजर लॉ। तो क्या होता है सब्सटेंसिव एंड प्रोसीजर लॉ? उसके पहले ये क्या 2 ब्रांचेज है, seem to have been invented by Bentham in 1843, one of the jurist। तो बेंथम ने इसे इन्वेंट किया ऐसा माना जाता है 1843 में। बेंथम हैज प्रोपाउंडेड दैट सब्सटेंसिव लॉ एंड प्रोसीजर लॉ कैन बी क्लियरली एंड शार्पली सेपरेटेड। मतलब ऐसा कोई ये डिफरेंस आर्टिफिशियल नहीं है, ये थ्रू द आप नेकेड आई भी देखेंगे तब समझ में आएगा क्या क्या डिफरेंस है। ही हैज स्टेटेड बाय प्रोसीजर इज मीन द कोर्स टेकन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ, लॉ प्रिस्क्राइबिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीजर हैव ऑन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय द टर्म एग्जेक्टिव लॉ। सिंपल सा बात बोला कि क्या होता है प्रोसीजर लॉ एज अकॉर्डिंग टू द बेंथम, कि ये वो रास्ता है, ये वो पाथ है, ये वो कोर्स है जो टेकन किया गया किस लिए, फॉर द इन्फोर्समेंट या एक्सक्यूशन ऑफ लॉ। सिंपल सा बात है, वो रास्ता जिसके थ्रू आप लॉ को इन्फोर्स कर सके, ये एज पर एज द बेंथम ने कहा, है ना। इसे फॉर्मल ओकेशन पे, मतलब पहले इसे एडजेक्टिव लॉ भी कहा जाता था, लेकिन आज के युग में जिस टाइम में हम लोग 2022 में पढ़ रहे हैं, एज पर टुडे इसका कंसेप्ट एडजेक्टिव लॉ का मतलब क्या हो गया है। जैसे एविडेंस एक्ट है अपना, एविडेंस एक्ट, तो इज इक्वल टू एडजेक्टिव लॉ इज इक्वल टू जहाँ पे आपको प्रोसीजर प्लस सब्सटेंसिव हो, उसे हम कहेंगे। जैसे कि एविडेंस एक्ट में दोनों है। प्रोसीजर का मतलब क्या है, एक विटनेस आता है तो सबसे पहले उसका क्या किया जाएगा, एग्जामिनेशन इन चीफ, देन उसका क्या किया जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन, देन अगर कुछ ऐसा नया फैक्ट आता है तो री एग्जामिनेशन। अब ये क्यों नहीं हो सकता क्रॉस एग्जामिनेशन आप पहले कर लो, ये एग्जामिनेशन, एक प्रोसीजर बना दिया गया है। एक जब से हमने देखा कि नहीं ये सबसे बेस्ट पैटर्न है जिससे हम जो भी जस्टिस को जो एंड्स ऑफ जस्टिस उसको अचीव कर सकते हैं, इसलिए प्रोसीजर है कि सबसे पहले अगर कोई विटनेस आता है तो उसका एग्जामिनेशन ही अचीव किया जाएगा, देन क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा, देन एग्जामिनेशन, देन री एग्जामिनेशन किया जाएगा, ये प्रोसीजर। लेकिन इसी एविडेंस एक्ट में सेक्शन 115 में अगर आप चले 2117 में, तो आप देखिए यहाँ पे स्टॉपेल को डिफाइन कर दिया गया है। क्या स्टॉपेल क्या होता है, ये आप अगर एविडेंस एक्ट के लेक्चर में जाके देखेंगे तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये सारा स्टॉपेल क्या होता है, ये सब्सटेंसिव हो गया। तो जहाँ पे दो कंसेप्ट मिक्स हो रहे हैं जिस एक्ट में, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव लॉ भी आज के में। लेकिन उस टर्म में ये नहीं कहा, उस टाइम में प्रोसीजर लॉ को एडजेक्टिव लॉ भी कहा जाता था। आइए, क्या होता है सब्सटेंसिव लॉ? इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स इट्स मींस क्रिएटिंग राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑन पर्सन या सब्जेक्ट। जैसे कि हमारे यहाँ संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
इसने हमें राइट्स दिए, फंडामेंटल राइट्स दिए अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। अब जैसे कि आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ प्लस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर आप मान लो आप बॉम्बे से आते हो, मुंबई से आते हो, आपके लिए कोई और प्रोसीजर होगा दिल्ली में। अगर आप मर्डर मतलब कोई एक्स वाई जेड फ्रॉम दी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र बिलोंग करता है तो उसे मिलेगी 7 साल की सज़ा। लेकिन कोई बिलोंग करता है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट असम, अगर वो मर्डर कर रहा है तो उसे मिलेगा 6 साल का सज़ा। ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस ऑफ ऑरिजिन। तो इस तरह कोई भी फैक्टर पे अगर आप ऑरिजिन कर रहे हैं, किसी भी डिटरमाइन फैक्टर पे आप अगर किसी का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो ये गलत है, ये राइट नहीं हो सकता, क्योंकि ये राइट है आपका, ये होगा। उसी प्रकार से आर्टिकल का इसमें आप क्या देखते हैं, आपके लाइफ और लिबर्टी को कोई नहीं ले सकता है एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। इसका मतलब है कि एक्स वाई जेड कोई व्यक्ति है, उसको पुलिस उठा के ले गई और एक ऑफेंस जो कि 7 साल का सजा देता था उसे 14 साल रखा गया है, तो वो सीधा सीधा लाइफ एंड लिबर्टी, जो 7 साल तो वो प्रोसीजर स्टैब्लिश हुई था, लेकिन अगला जो 7 साल था क्या उसे कोई प्रोसीजर ऑफ लॉ, कोई एस्टैब्लिश प्रोसीजर ऑफ लॉ के तहत रखा गया, नहीं रखा गया। तो ये एक सब्सटेंसिव लॉ है कि अगर हमने आपको ये राइट्स दिए हैं, ये ऑब्लिगेशन दिए हैं, ये आपके साथ रहेंगे। द सब्सटेंसिव लॉ बेसिकली ड्राइव फ्रॉम द कॉमन लॉ, statutory constitution and from the principle found in judicial decision following the legal precedent to cases with similar fact and situation। इसका मतलब एक सब्सटेंसिव लॉ का सोर्सेज क्या है, क्या, हाँ, एक तो कॉमन लॉ आपका, एक खुद एक्ट जो स्टैट्यूटरी लॉ है, एक सबसे इंपॉर्टेंट द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है। ये चारों चीजें क्या बनाती है, ये फॉर्म करती है सब्सटेंसिव लॉ को। विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड क्रिएशन ऑफ न्यू स्टैट्यूज द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंसिव लॉ हैज इंक्रीज्ड। फॉर एग्जांपल द पीनल लॉ दैट इज आईपीसी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, अ सब्सटेंसिव लॉ है ना। अब आइए, सब्सटेंसिव लॉ डील विद द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट और द सब्जेक्ट एंड द स्टेट। स्टेट के और एक सब्जेक्ट के बीच में कैसा रिलेशन होगा वो डिफाइन कर दिया गया है, वो उसे क्या कहते हैं, सब्सटेंसिव लॉ। सब्सटेंसिव लॉ इज अ स्टैट्यूटरी लॉ दैट डिफाइंस एंड डिटरमाइंस द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन टू बी प्रोटेक्टेड बाय लॉ, defines the crime or wrong and also their remedies, determine the facts that constitute a wrong, that means the subject matter of litigation in the context of administration of justice। मीन्स कि अगर किसी को कोई सजा देना, सबसे पहले तो उसके उस ऑफेंस का एक्यूज्ड है तो वो ऑफेंस में कुछ एसेंशियल फैक्टर्स दे दिए जाएंगे, जैसे कि अगर 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है तो मोर देन वन पीपल रिक्वायर्ड फॉर अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये होना चाहिए। अब किसी एक आदमी पे, हाँ, एक प्रोसीजर स्टैब्लिश पे, लेकिन क्या उसका एक आदमी पे किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगाया जा सकता है? कभी नहीं लगाया सकता है। क्या है कि सब्सटेंसिव लॉ में जब ऑफेंस क्रिएट किया जा रहा था तो ऑफेंस डिफाइन किया जा रहा था तो उसमें ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट बना दिया गया कि मोर देन वन होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसके फर्दरेंस में एक एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये डिफाइन कर, अगर ये तीनों डिफिनेशन में तीनों एलिमेंट्स क्लियर हैं तभी उस व्यक्ति को 120A का क्या किया जाएगा, आरोप, उसके बाद ट्रायल शुरू होगा और उस पर आरोप सिद्ध हो जाते थे देन उसे कन्विक्ट किया जाएगा। और जो भी उस डिफिनेशन का जो भी 128 का सजा होगा, जो भी उसका इम्प्रिजमेंट होगा, जो भी होगा वो दिया जाएगा। सिंपल सा बात है। द सब्सटेंसिव लॉ डिफाइन द रेमेडी एंड द राइट। रेमेडी का मतलब क्या है, कोई आदमी पागल है, इंसैनिटी है, उसका एक्सेप्शन दे दिया गया ना, प्राइवेट डिफेंस है, दिया गया नहीं। कोई आदमी मुझे मारने आया था, मैंने उसे मार दिया है तो मुझे एक्सेप्शंस दिया है। ये एक्सेप्शंस कहाँ दिया गया है? इंडियन पीनल कोड में दिया गया है। ये हमारे लिए एज अ राइट ही है, तो राइट ही तो है। include all categories of public and private law and also include both substantive civil and criminal law। तो they are, अगर उससे भी फर्दर हम डिवाइड करें तो सब्सटेंसिव सिविल लॉ और सब्सटेंसिव क्रिमिनल लॉ में बढ़ जाएगा। तो द सिविल लॉ इंक्लूड एनी प्राइवेट रॉन्ग। ये रोड है, रोड पे ये आपका मकान है, ये आपके पड़ोसी का मकान है, ये पड़ोसी का गार्डन है, इस गार्डन पे आप कब्जा कर लेते हो। ये रोड तो तुम जैसे है वैसे ही है, और ये जो पड़ोसी है तो लिखो पड़ोसी, ये आप हो, आपने इसके कर, तो ये प्राइवेट रॉन्ग इसलिए कि आप पड़ोसी को तंग कर रहे हो, यू आर हर्टिंग योर नेबर।
नॉट द रोड। रोड पे आपने कोई इंक्रोचमेंट, नो इंक्रोचमेंट किया है, एकदम बेहतर ढंग से रोड पर ट्रैफिक चल रहा है, किसी को आम जनरल लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आप ऐसा नहीं कि वहां पे आपने किसी तरह के इंक्रोचमेंट लगा दिया, लेकिन आपने अपने पड़ोसी के गार्डन पे कब्जा करके इस जो पड़ोसी है पी है, इसके लिए तो इसके जो लीगल राइट है उसको तो इन्फ्रिंज कर रहे हैं। इसका जो लीगल राइट है उस लैंड के साथ वेस्टेड है, उसमें तो आपने इन्फ्रिंजमेंट कर दिया। तो विच अब ये क्या होता है, फिर लॉ इंक्लूड्स एनी प्राइवेट रॉन्ग or tort which unfairly causes someone else to suffer loss or harm resulting in the legal liability of the person who commit the tortious act। तो ये जो पी है ना, उसकी ज़मीन जब आपने उसके गार्डन पे कब्जा किया तो इसका जो लीगल राइट था वो क्या हुआ, इन्फ्रिंज हुआ, तो उसे लॉस सफर करना पड़ेगा। हो सकता है इसमें आपने इसने बगीचा आम का लगाया हो, आप सारे आम खा गए, उसके जो आम वो बेच के पैसा कमाता, वो आम आपने आपने अपने को आपने दोस्तों में बांट दिया, आपने खुद खा लिया, तो आपने उस प्राइवेट रॉन्ग तो कर दिया ना। सब्सटेंसिव लॉ डिफाइंस द चार्जेस और टॉट। सब्सटेंसिव सिविल लॉ also include the law of contract। सिंपल सा बात है, डिफाइन व्हाट इज एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रियल प्रॉपर्टी। दैट मीन्स अगर अगर जो सब्सटेंसिव सिविल लॉ है तो उसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आता है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या डिटरमाइन करता है, क्या एसेंशियल कैरेक्टर्स है चाहिए, एलिमेंट्स चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या कौन से लोग होंगे, ये सारा कुछ हमने देखा भी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। द इंडियन सक्सेशन एक्ट deal with the substantive law of testamentary succession in regard to the person other than the Muslim, and state succession in regard to the person other than the Hindu and Muslim in India. Other act that provide for the substantive civil law in India are Indian Contract Act TOPA, that is a TOPA, Transfer of Property Act 1882, Specific Relief Act, Indian Trust Act। ये सिविल लॉ का मामला हो गया। उसी पर जब हम क्रिमिनल लॉ में जाते हैं, द इंडियन पीनल कोड इन IPC in India defines various penal offense and list of elements that must be proved to convict a person of a crime। जैसे कि अभी हमने 128 पे चर्चा की, उसी प्रकार से सब में एक एलिमेंट्स दिए गए हैं, कौन होमिसाइड होगा, कौन कल्पेबल होमिसाइड होगा, कौन मर्डर होगा, उसके एलिमेंट को आपको प्रूफ करना होगा। अगर आपने एलिमेंट को प्रूफ कर दिया तो वो कन्विक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इट आल्सो प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट एप्लीकेबल टू दीज ऑफेंसेस। फॉर एग्जांपल सब्सटेंसिव क्रिमिनल लॉ डिफाइन व्हाट कंस्टिट्यूट मर्डर, रॉबरी, रेप, असॉल्ट। तो अगर हमने पहले तो उस पर कन्विक्ट करने के लिए पहले तो प्रूफ क्या करना है, एसेंशियल एलिमेंट्स। अगर उसने एसेंशियल एलिमेंट्स प्रूफ हो गया तो एज पर एज द इम्प्रिजमेंट, एज पर द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब इन द एक्ट, उसी हिसाब से दे सकते हैं। ऐसा नहीं ना हम एज ए जज आप अपने मन से नहीं, इसने मर्डर किया तो इसको 10 साल की सजा, इसने मर्डर किया तो इसको 2, नहीं, वो डिफिनेशन कहाँ मिलेगा, वो सब्सटेंसिव क्रिमिनल लॉ के बुक में मिलेगा। आइए अब सेकंड जो हमारा था प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ और एग्जेक्टिव लॉ कह सकते हैं, डील विद द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। हमने बात कर लिया है इन्फोर्समेंट, एक्जीक्यूशन ऑफ दैट इज अ वेरी गाइडेड एंड इंपॉर्टेंट, रेगुलेटेड बाय द प्रैक्टिस, प्रोसीजर एंड मशीनरी। आपको मशीनरी तो चाहिए ना, अगर कोई जमीन खाली नहीं कर रहा है कोर्ट के बार बार आदेश करने के बाद भी, तो कोर्ट तो वहां पे SDM को भेजेगा, फोर्स भेजेगा, ये काम करेगा। एक पूरी की पूरी मशीनरी चाहिए। सब्सटेंसिव लॉ में मशीनरी नहीं चाहिए था। एक बार जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे दिया तो उसके फिर पार्लियामेंट अपने हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन अगर सब्सटेंसिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ को हमें इन्फोर्स कराना है किसी भी चीज़ को, आप किसी ऑफेंडर को पकड़ के लाना है तो वी नीड पुलिस, तो एक पूरी मशीनरी है पुलिस। दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट, अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपको राइट्स दिए गए, यहीं पे बात आती है। ये बात हमने कई बार हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में कर भी चुके हैं। जैसे अभी हमने बात किया EBL प्लस EPL फॉर्म द आर्टिकल 14, है ना, दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 का ये है। लेकिन जैसे किसी मुंबई के व्यक्ति के लिए इम्प्रिजमेंट अलग हो और एक आसाम के व्यक्ति के लिए इम्प्रिजमेंट हो 12 साल, आप इसको कहाँ पर, ठीक है आपका राइट वायलेट हो रहा है, कहाँ पे आप जाके बोलोगे, आर्टिकल 32 में आप जाओगे, आर्टिकल 32 में जाके बोलेंगे सर वायलेट हो रहा है, इसे इन्फ्रिजमेंट ऑफ मेरा हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का, इसे बंद किया जाए, इसको खत्म किया जाए थ्रू रिट। यहाँ पे कोर्ट के पास पावर है। अगर आर्टिकल 32 नहीं होता तो आपके पास ये राइट होता, आपके साथ कोई कर ही रहा है अगर आपके डिस्क्रिमिनेट, तो आप क्या कर लेते। प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश बाय लॉ, आर्टिकल 21 में क्या है कि आपके लाइफ और लिबर्टी को, लाइफ प्लस लिबर्टी को कोई भी डिप्राइव नहीं कर सकता है। बट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ठीक है।
अगर मान लीजिए किसी ने कोई मर्डर किया है तो आप उसको मर्डर आरोपी रखिए, पूरा जो प्रोसीजर अपनाइए। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया है, आपने उसको उठा के जेल में बंद कर दिया है, कोई प्रोसीजर अपनाया नहीं है, लॉ में कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, तब भी ये बात आप किसी ने, ऐसा तो पुलिस करती है, उठा लेती है, लेकिन ये बात आप कहाँ बताओगे जाके कि हमारे साथ प्रोसीजर अपनाया नहीं गया है? कोर्ट में कहाँ, किसके थ्रू? ये हमारे पास संविधान में आर्टिकल 32 दिया गया कि आप इसके थ्रू जाइए सुप्रीम कोर्ट में, या आर्टिकल 226 में, या आप हाई कोर्ट जाइए। तो अगर ये आर्टिकल 32 नहीं होता, आप ये राइट को इन्फोर्स करा पाते? नहीं करा पाते, तो उसका कोई मीनिंग रह जाता। आप हाथी दांत की तरह वो राइट्स लगने लगते हैं। राइट्स तो बहुत हैं, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल ही आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होता? कुछ नहीं होता। प्रोसीजरल लॉ फंक्शन एज द मीन बाय विच सोसाइटी इंप्लीमेंट इट्स सब्सटेंसिव गोल, मतलब इसके थ्रू क्या किया जाता है? सब्सटेंसिव गोल्स को इंप्लीमेंट किया जाता है। प्रोसीजरल लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, statute enacted by legislature, law enforcement agency promulgating written regulation for their employees which may not have the force of law but their violation may result in internal sanctions and the rules and the procedural guidelines laid down by the Supreme Court। अब जैसे हमने वहां पे सोर्स पढ़ा था कि कॉमन लॉ है, स्टैचुटरी लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस है, उसी प्रकार से प्रोसीजर लॉ का जो डिफरेंट सोर्सेज है, तो ये कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से लिया जाता है, जो उसके अनुरूप जो हमारा क्या कहते हैं इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके हिसाब से हम प्रोसीजर को बनाते हैं। स्टैच्यू इनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर, पूरा की पूरी एक एक्ट बना दीजिए जा दीजिए प्रोसीजर का, जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है, लेजिस्लेचर के द्वारा। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी रिटन रेगुलेशन, अब जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जैसे कि सीबीआई है, ईडी है, वो अपने रिटन रेगुलेशन को भी तो देते हैं एम्प्लॉइज को। जैसे कि आप आईएएस पूरा कैडर है, उनका एक पूरा सर्विस रूल है कि आप जब इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट हैं तो आप उसके खिलाफ ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। इनकेस आप उसको वायलेट जब करते हैं तो आप पे कार्रवाई की जाती है। वायलेट में रिजल्ट इंटरनल सैंक्शन। आप आईबी में काम कर रहे हो, इसका कुछ रिटर्न क्या होगा? ऑर्डर्स होगा, भले वो लॉ नहीं है, लेकिन अगर इसको आप वायलेट करोगे तो क्या होगा? इंटरनल सैंक्शन लगेगा ना, उस ऑर्गेनाइजेशन की वो डिमांड है। उसके बाद एंड द रूल्स एंड प्रोसीजर गाइडलाइन लेट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि अब ये रूल एंड प्रोसीजर कैसे, अनिश कुमार सिंह स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, आपका इसमें हम लोग ने हम जब सीआरपीसी हमने पढ़ा तो उसमें देखा है कि अनिश कुमार सिंह के इसको हमको पढ़ना पड़ता है। जब भी हमें किसी को अरेस्ट हमें करना है तो अरेस्ट का राइट तो आपके पास है, बट यू हैव टू जस्टिफाई व्हाई यू हैव मेड अरेस्ट। अब जब भी कोई अरेस्ट होगा, सबसे पहले देखते हैं कि अनिश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का गाइडलाइन पूरा तरह से इसको कंप्लाई किया गया है कि नहीं किया गया है। क्या ये जो अरेस्ट था वो नेसेसरी था या जस्टिफिकेबल था कि नहीं था? तो ये चीज़ें देखने के लिए, ये भी तो प्रोसीजर का पार्ट हो गया ना, ये लॉ बुक में नहीं था, ये बाय द डिसीजन सुप्रीम कोर्ट इसमें आया। तो इसी तरह से हम समझा रहे हैं कि प्रोसीजर लॉ का जो क्या हो गया सोर्सेस, वो आपका तो इनेक्टेड लेजिस्लेचर के द्वारा स्टैट्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उसके बाद रिटन ऑर्डर उस इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उनके, उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का डिफरेंट गाइडलाइन, डीके बासु स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसी तरह से आप जब हम देखेंगे ये सारा कुछ क्रिमिनल लॉ में सब चीज़ें हैं, इसे सोर्सेज है। इट कंप्राइजेज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन इन द कॉन्फ्लिक्ट सेंसेज, ज्यूरिसडिक्शन डोमेस्टिक सेंस, द एक्शन इंक्लूडिंग समन्स, प्लीडिंग, ट्रायल इंक्लूडिंग एविडेंस, जजमेंट, अपील, एक्सक्यूशन, ये सारा प्रोसीजर किससे है? प्रोसीजर लॉ में है। Procedural law is that law which prescribe method of enforcing right or obtaining redress for the invasion, machinery for carrying on a suit। ये पूरा क्या है? फर्स्ट है enforcing right, obtaining redress for their invasion। जैसे अगर आपने किसी गवर्नमेंट ने या स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ने आपका आर्टिकल 21 वायलेट किया, आर्टिकल 14 वायलेट किया, तो इसके रिड्रेसल कहाँ करेंगे? ये करेंगे हम आर्टिकल 32 में जाके, है ना। ये पूरा मैकेनिज्म कहाँ दिया हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन से। मशीनरी फॉर कैरिंग ऑन पूरा मशीनरी, तो ये क्या क्या है प्रोसीजर लॉ? सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, कोर्ट फीस एक्ट, द सूट वैल्यूएशन एक्ट, ये सारा एग्जाम्पल किसका है? प्रोसीजर लॉ का है। अब जब हम लोग बात करें बार बार कि प्रोसीजर लॉ इज ड्राइव कैसे, जैसे अब अगर देखोगे, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप उसमें आर्टिकल 23 देखो, ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन से आपको बचाता है। सेक्शन 162 और 164 में भी वही सेम बात है, इंटेंशन वही है। सेक्शन 24 से 26 तक भी वही है
वो क्या है, 24 में आप देखिएगा कोई भी कन्फेशन नहीं हो सकता अगर उसमें वो इंड्यूसमेंट 3 प्रॉमिस किया गया है। 25 में कोई भी कन्फेशन को कन्फेशन नहीं माना जाएगा अगर वो कन्फेशन एक पुलिस ऑफिसर को दिया गया है। 26 में कोई भी कन्फेशन नहीं होता अगर वो इनका पुलिस कस्टडी या जेल में किया गया हो, क्योंकि इसमें माना जाता है कि इसमें आप अनड्यू प्रेशर में हैं। ये सारा कहाँ से हम लोग हम लोग ने जब हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, एक चीज़ हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ये चीज़ ये है, बेंचमार्क है। जो भी लॉ जाएगी ना इसको पास नहीं कर सकती, इसको साथ में जाना पड़ेगा बेंचमार्क के। अगर उसमें लिखा हुआ 24 आवर कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सीआरपीसी उसे 48 आवर्स नहीं कर सकता है। अगर आपको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश कर देना तो पेश कर देना आपको। ये कंपैरिजन है, आप देख सकते हैं क्या सब्सटेंशियल डिफाइन एंड डिटरमाइन द ऑब्लिगेशन एंड राइट्स ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ एडिंग स्टेप्स एंड प्रोसीजर ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ इन करेंट सिविल एंड क्रिमिनल, दोनों में आप एक में राइट क्रिएट हो रहा है, एक में उसका इन्फोर्समेंट हो रहा है। व्हेन अ पार्टिकुलर लॉ डिफाइन राइट्स और क्राइम और ऑफ और एनी status, it is called the substantive law. It define how a crime or tort will be charged and how the evidence and a case facts will be presented and handled. The definition of manslaughter is substantive. The laws determine how the rights of the plaintiff and the defendant will be protected and enforced throughout the course of the case. ये सारा कुछ इसमें दिया गया, आप कंपैरिजन पढ़ लीजिएगा, समझ में आपको बेहतर आ जाएगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन भी आते हैं, जनरल रूल ऑफ एप्लीकेबिलिटी। इसका हमारा ये पूरा आज का सेशन एंड कर जाएगा। जनरल रूल ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोसीजरल लॉ इज दैट इट वुड बी एप्लीकेबल रेट्रोस्पेक्टिवली वेयर ए सब्सटेंसिव लॉ आर एप्लीकेबल प्रोस्पेक्टिवली। मतलब अगर जहाँ पे हम बात करते हैं प्रोसीजर का, वो रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है और सब्सटेंसिव लॉ प्रोस्पेक्टिवली होगा। आखिर ये वर्ड क्या होता है? द वर्ड रेट्रोस्पेक्टिव सिग्निफाइज लुकिंग बैक। हमेशा ये टर्म आएगा, अगर आप नहीं जानते तो समझ लीजिए। Thus, retrospective effect of law means giving effect to the amendments in the existing law before the date in which the changes amendment was brought in. मान लीजिए अमेंडमेंट आ रहा है 2022 में, आपने इसको लुकिंग बैक का मतलब दे दिया, तो ये 90 से अगर आपको एप्लीकेबल करना है तो 90 से भी आप कर सकते हो। ये 90 से 90 से क्या एप्लीकेबल करेंगे? आप कभी भी सब्सटेंसिव लॉ को लुकिंग बैक में ही में जा नहीं सकते। आप पीछे जाके सब्सटेंसिव, आप आज जो मर्डर हुआ है 2022 में, एग्जाम्पल 2022 मई में जो मर्डर का डिफिनेशन है या उसके जो मैक्सिमम पॉसिबल इम्प्रिजमेंट है, पनिशमेंट है, तो जो आदमी ने आज के डेट में मर्डर किया है ना, तो आज का ही लॉ उस पर लगेगा। कल के डेट में मर्डर के लिए मान लीजिए 100 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट आ जाता है, तो आप ये पीछे जाके नहीं लगा सकते हैं। क्यों? देखिए, आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर टू मेक रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ। ये किसने मना कर दिया? हमारे संविधान ने ही मना कर दिया कि आप किसी तरह का रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ नहीं बना सकते हैं। इट डज नॉट प्रोहिबिट ऑफ सिविल लियाबिलिटी रेट्रोस्पेक्टिव, लेकिन एक सिविल लियाबिलिटी को मना नहीं किया गया। दैट मीन्स विथ इफेक्ट फ्रॉम अ पास्ट डेट देयरफॉर टैक्स कैन बी लेविड रेट्रोस्पेक्टिवली। अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने पैक में जाके वोडाफोन टेलीकॉम मतलब टेलको जैसे टेलीकॉम्युनिकेशन कंपनीज पे कुछ टैक्स लगा दिया था। बाद में केस जाके, क्या कि ये इंडियन लॉ था लेकिन ये आर्बिट्रेशन हुआ इनका वर्ल्ड लेवल पे, तो वहाँ पे ये जाके दिक्कत हुआ। लेकिन टेलको पे गवर्नमेंट के पास ये रूल है कि ये लगाया जा सकता है अगर सिविल का मैटर है। इफ देयर इज अ पीनल प्रोविजन इज रेट्रोस्पेक्टिवली इज नॉट परमिटेड, इज नॉट, ठीक है। ये रेट्रोस्पेक्टिव का तो हम लोग यहाँ पे थे, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। Adjudication of proceeding before a court for usual circumstances is not a matter of substantive right of a litigant। इसका मतलब क्या होता है? एक फोरम है, कोर्ट है, कोर्ट में क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा? पहले एग्जामिनेशन चीफ होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन होगा, ये एक प्रोसीजर बताया जा रहा है। अब कल के डेट में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक चेंज आता है, सीआरपीसी में चेंज लाया जाता है। उसमें ये कहा जाता है कि ये फर्स्ट दैट इज एग्जामिनेशन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन विल बी द फाइनल, देयर विल नो चांस ऑफ री एग्जामिनेशन।
तो आप ये जाके नहीं कोर्ट में जा सकते हैं कि सर ये मेरा मुझे री एग्जामिनेशन करने दिया जाए। ये आपका राइट नहीं है, ये दिया जाता है थ्रू द स्टैच्यू या फिर आपको डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाउएवर अमेंडमेंट्स पार्टिकुलरली डीलिंग विद द चेंज ऑफ फोरम व्हिच अफेक्ट पेंडिंग प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट forum do not remain merely procedural as they affect the vested substantive right of a litigant and are exceptions to the general rule of retrospective application of procedural law। तो जहाँ पे सब्सटेंसिव लॉ इफेक्ट करने लगेगा किसी वजह से, चाहे चेंज ऑफ फोरम की वजह से, वहाँ पे आप काम नहीं कर सकते। इसमें हमने ये समझा कि व्हाट आर द बेसिक थिंग अबाउट द सब्सटेंसिव लॉ एंड द प्रोसीजरल लॉ, है ना। सब्सटेंसिव लॉ को हम फिर फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग प्रोसीजर लॉ भी कर सकते हैं, सिविल लॉ, सब्सटेंसिव सिविल लॉ, सब्सटेंसिव क्रिमिनल लॉ। सब्सटेंसिव सिविल लॉ डील करता है प्राइवेट रॉन्ग के साथ, क्रिमिनल लॉ तो हमेशा सोसाइटी एट लार्ज करेगा। प्रोसीजर बेसिकली एक प्रोसीजर है, एक रास्ता है, एक पाथ है जिससे हम अपने वो लॉ जो हमारे जो राइट्स हैं, ऑब्लिगेशन, उसे इन्फोर्स कराते हैं, रिएड्रेस कराते हैं। ये पूरा रास्ता बताता है। अभी क्या है कि ये रास्ते क्या क्या सोर्स है हम लोग ने पढ़ा, और उसके बाद पढ़ा कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे हो सकती है और क्या डिफरेंसेस है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक में आपको कोई ऐसा डाउट नहीं रहा। अगर इस केस यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल अस और यू कैन कमेंट ऑन दैट थिंग, है ना। थैंक यू ऑल।